Hello, Assalamu alaikum. My name is Bilal and I'm an audit and finance professional. I have around 11 years of experience in risk advisory and audit, and around 6 years I have worked in EY and PwC. The topic of my video is interrelated to internal audit. What is internal audit and what is the role of internal audit in an organization? For this, I have opened the Global Internal Audit Standards. ग्लोबल इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिट की तरफ से दिए गए हैं, जो कि यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, और जितने भी रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स और गाइडेंस रिलेटेड टू द इंटरनल ऑडिट इज गिवन बाय दैट इंस्टीट्यूट. सो लेट्स जंप इनटू द डेफिनेशन ऑफ द इंटरनल ऑडिट. क्या आखिर ग्लोबल इंटरनल ऑडिट स्टैंडर्ड्स क्या इसके बारे में हमें बताते हैं? ओके, एज यू कैन सी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंटरनल ऑडिट की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि इट इज़ एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव अश्योरेंस एंड एडवाइजरी सर्विस डिजाइन टू ऐड वैल्यू एंड इम्प्रूव एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस. इंटरनल ऑडिट जो है वो एक इंडिपेंडेंट मीन्स नॉन इन्फ्लुएंस्ड ऑब्जेक्टिव अश्योरेंस, ऑब्जेक्टिव मीन्स अनबाइस्ड अश्योरेंस एंड एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करती है और डिज़ाइन करती है ऐसे प्रोसेसेस को जो कि ऐड करते हैं वैल्यू और इम्प्रूव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को. जाहिर सी बात है, एक ऑपरेशन है, उस एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अंदर कई ज़्यादा ऑपरेशंस होते हैं. एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर डिपार्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस और बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस होते हैं. इंटरनल ऑडिट जो है वो इन ऑपरेशंस के ऊपर इंडिपेंडेंट और ऑब्जेक्टिव अश्योरेंस देने का नाम है. अच्छा, और क्योंकि वो ये ऑब्जेक्टिव अश्योरेंस देती है तो वो इसी तरीके से ऐड करती है वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स. सो ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस से यहाँ पे मुराद है कि एक अनबाइज्ड ओपिनियन देना. जाहिर सी बात है, जब बहुत से लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं और वो बहुत से प्रोसेसेस अंजाम दे रहे हैं, अच्छा, लेकिन क्या वो सही दे रहे हैं? क्या वो अपना काम दुरुस्त कर रहे हैं, एज़ पर दी कंपनी पॉलिसीज़ कर रहे हैं, एज़ पर दी स्टैंडर्ड्स कर रहे हैं? तो उसके लिए इंटरनल ऑडिट को बनाया गया ताकि वो इन प्रोसेसेस को एज एन इंडिपेंडेंट व्यूअर देखे और एनालाइज करे उन प्रोसेसेस को और उसके ऊपर अपना एक ओपिनियन दे. और जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, रेलेवेंट स्टेक होल्डर से मुराद में भी वो सीनियर मैनेजमेंट हो सकती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, उनको वो एक ओपिनियन दे कि आखिर जो कंपनी में ऑपरेशन चल रहे हैं, जो कि प्रोसेसेस चल रहे हैं, वो ठीक भी चल रहे हैं, वो जिस तरह आपको बताए गए हैं. अच्छा, जिस तरह आपको बताए गए का मतलब है कौन किसको बता रहा है? तो बेसिकली सीनियर मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो बता रही है, ठीक है, क्या वो जो बता रहे हैं क्या वो सही बता रहे हैं? क्या वो जो 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 ऑपरेशंस या जो स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं वो एज़ पर दी पॉलिसीज़ अपना काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे? तो इसीलिए जब दुनिया के अंदर बहुत से फ्रॉड्स होने लगे, आपने जिस तरह देखा इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड्स, बहुत ज़्यादा बैंकरप्सी, जब उनको इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये हमें पता लगा कि भाई कोई कोई बॉडी तो हो, कोई बॉडी तो हो जो बता तो सके कि हम मैनेजमेंट अपना काम करते हो, वो अपने अपने सीनियर मैनेजमेंट को बता देती है, हाँ हमने किया, हम बहुत अच्छा काम किया, KPIs हमने अचीव कर लिए. लेकिन क्या वाकई में किए? ये तो नहीं कि 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल पता लगे फिर जो भी काम किया वो तो सब वो तो एज़ पर स्टैंडर्ड था ही नहीं, वो तो पॉलिसी तो हमने अच्छी अच्छी रिपोर्ट दिखा के चले गए. इसीलिए इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को ये नीड हुई और ये नीड देखी दुनिया ने कि भाई हम एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाएं जो कि मैनेजमेंट को, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को के ऑपरेशंस को एक इंडिपेंडेंटली तरीके से देखे. अच्छा, इंटरनल ऑडिट से वाहिद नहीं है, इसके बाद एक्सटर्नल ऑडिट भी है, वो भी इंडिपेंडेंट रिव्यू करता है. वो एक तरह से थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं होता, लेकिन वो आता है कुछ पीरियोडिक बेसिस के ऊपर आता है और ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस और ऑपरेशंस को चेक करता है वो भी, और वो एज़ पर रेगुलेशन है वो. तो इसी तरीके से जिस तरह आपने एक्सटर्नल ऑडिट का नाम सुना, इस तरह इंटरनल ऑडिट जो कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसका काम भी एक तरह से होता है. हाँ, इसकी ड्यूटीज़ डिफरेंट है, उसको हम बाद की वीडियोस के अंदर देखेंगे आखिर इंटरनल ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट का डिफरेंस क्या है. लेकिन आज की वीडियो के अंदर क्योंकि हम इंटरनल ऑडिट डिस्कस कर रहे हैं तो हम इंटरनल ऑडिट पे रहते हैं. अच्छा, तो हमने ये तो देख लिया कि भाई एक इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव अश्योरेंस और एडवाइजरी सर्विस है जो कि डिज़ाइन होती है, ऐड करती है वैल्यू और ऑर्गेनाइजेशंस के ऑपरेशंस को इम्प्रूव करती है. और ये भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह करती है ऑपरेशंस को वो इम्प्रूव. तो वो अपना इंडिपेंडेंट रिव्यू देती है कि हाँ भाई जो ये काम हो रहे हैं वो एज़ पर पॉलिसीज़ हो रहे नहीं हो रहे, और वो उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करती है कंट्रोल्स के अंदर. तो एक तरह से वो उसके अंदर वैल्यू ऐड हो रहे हैं उसके ऑपरेशंस के अंदर. अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ है इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन अकम्प्लिश इट्स ऑब्जेक्टिव्स बाय ब्रिंगिंग अ सिस्टमैटिक डिसिप्लिन्ड अप्रोच टू इवैल्यूएट एंड इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंट्रोल प्रोसेसेस. तो ये बता रहा है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव्स पे चल रही है.
हर ऑर्गेनाइजेशन का एक विजन होता है, एक मिशन होता है। कोई एयरलाइंस, कोई कंपनी, उसका विजन होगा मैं दुनिया की सबसे अच्छी एयरलाइन बन जाऊँ, सबसे अच्छी कस्टमर सर्विस दे दूँ मैं। तो वो इंटरनॉट उसको किस तरह उसको हेल्प कर रहा है, एक ऑडिट डिपार्टमेंट उसको हेल्प कर रहा है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव होने में बाय ब्रिंगिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बाय ब्रिंगिंग अ सिस्टमैटिक डिसिप्लिन्ड अप्रोच, एक सिस्टमैटिक किस्म की अप्रोच डिज़ाइन करे वो, जिससे वो इवेल्युएट करे, वो मेजर करे और देखे कि भाई जो किस तरह से इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है और किस तरीके से प्रोसेस को इफेक्टिव किया जाता है। किसके किसके प्रोसेस को, गवर्नेंस के, रिस्क मैनेजमेंट के और कंट्रोल प्रोसेसेस। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इंटरऑडिट के जो कि मॉनिटर करने होते हैं, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंट्रोल प्रोसेसेस। अब हम इसको देखते हैं कि अब ये तो हमने देख लिया कि भाई हाँ इंटरऑडिट ऐड वैल्यू करती है और ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव को अचीव कराने के लिए हेल्प करता है। किस तरीके से कि आपने अप्रोच बनानी है और एवेल्युएट करना है, इम्प्रूव करना है इफेक्टिवनेस, किसकी इफेक्टिवनेस, गवर्नेंस की, रिस्क मैनेजमेंट की, कंट्रोल प्रोसेस की। अब इसको इसको देखते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, गवर्नेंस क्या चीज़ है, रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज़ है, कंट्रोल प्रोसेसेस क्या है। लेट्स मूव इट टू दिस डेफिनेशन। अच्छा, इनकी जो डेफिनेशन है वो मैंने वर्ड फाइल के ऊपर लिखनी है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो इंटरनॉट तो हमने देख लिया, इंटरनॉट को तो हमने देख लिया कि भाई वो इसकी डेफिनेशन हमने देख ली। अब हम गवर्नेंस की तरफ मूव करते हैं। गवर्नेंस, द कम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस एंड स्ट्रक्चर्स इम्प्लीमेंटेड बाय द बोर्ड। अच्छा जी, वो ये कह रहा है कि भाई जो ये गवर्नेंस है ना, ये है कम्बिनेशन, एक मजमा है प्रोसेसेस का, स्ट्रक्चर्स का, जो कि इम्प्लीमेंट किया है बोर्ड ने, जो सीनियर मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट है, उसने वो सिस्टम बनाए, प्रोसेसेस बनाए, वो उनका मजमुआ है, उनका कॉम्बिनेशन है, टू इन्फॉर्म डायरेक्ट मैनेजमेंट एंड मॉनिटर द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अच्छा, एक चीज़ देखें आप सबके अंदर क्या है, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। इंटरनॉट में भी है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करता है। इसी तरीके से गवर्नेंस में वो बता रहे हैं कि भाई ये उन तमाम प्रोसेसेस और स्ट्रक्चर्स का मजमुआ है, कॉम्बिनेशन है। उसका मकसद क्या है, टू इन्फॉर्म एंड डायरेक्ट मैनेज एंड मॉनिटर द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और उसका मकसद ये है कि भाई वो इन्फॉर्म रखे, डायरेक्शन दे, मैनेज करे और मॉनिटर करे वो तमाम एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। अच्छा, इसको ये गवर्नेंस इज़ अ वाइड टॉपिक, तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी तक आप ये समझें कि गवर्नेंस कोई ऐसी चीज़ है जो के बहुत से प्रोसेसेस हैं, कुछ ऐसे प्रोसेस स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ ऐसी कैसे गाइडलाइंस हैं सीनियर मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट की तरफ से, जिसके मातहत लोग जो नीचे होंगे, जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो काम करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं दूसरी जो हमारी पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट का, उसको अब हम देखते हैं। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा भाई, रिस्क मैनेजमेंट है एक प्रोसेस, अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाई, असेस एंड मैनेज एंड कंट्रोल potential events or situation to provide reasonable assurance regarding the achievement of the organization objective। देखें यहाँ भी हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ही बात कर रहे हैं। हर चीज़ का मकसद जो है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। अच्छा, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट, हमने गवर्नेंस तो देख लिया कि एक सेट ऑफ रूल्स हैं, कम्बिनेशन है प्रोसेस का, स्ट्रक्चर्स का। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट वो बता रहा है कि भाई वो एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है क्या करने का, चार चीज़ें करने का, आइडेंटिफाई करने का, असेस करने का, मैनेज करने का, कंट्रोल करने का। चार चीज़ें करता है। एक प्रोसेस बनाओ, करेक्ट प्रोसेस बनाओ जो कि आइडेंटिफाई करे, जो कि असेस करे, मैनेज करे, कंट्रोल करे। किनको? ये चार चीज़ें किनके साथ करवाना चाह रहा है वो? पोटेंशियल इवेंट्स या सिचुएशन। पोटेंशियल इवेंट या सिचुएशन को बोला, कोई पोटेंशियल इवेंट हो या कोई सिचुएशन हो जाए, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए जिसमें चार चीज़ें करनी है। एक प्रोसेस होना है किसके ऊपर, एक सिचुएशन के ऊपर, और उससे वो क्या करे, आइडेंटिफाई करे, असेस करे, फिर मैनेज करे, कंट्रोल करे, और फिर उनके ऊपर क्या करे, फिर उनके ऊपर अश्योरेंस दे, एक रीज़नेबल अश्योरेंस दे, जिसकी वजह से वो जो सिचुएशन है, वो जो इवेंट है भाई, वो मदद करे ऑब्जेक्टिव अचीव करने के कंपनी के। ये ना हो कि वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव ही क्या कहते हैं दबो दे, ख़त्म कर दे वो उसके ऑब्जेक्टिव। वो मदद करे कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए। इसकी कुछ एक एग्जांपल हम दे सकते हैं। जैसे कोई क्या कहते हैं प्रोजेक्ट है, कंपनी कोई नया प्रोजेक्ट बनाना चाहती है, कोई नया प्लांट लगा रही है वो। अच्छा, अब वो फ़र्ज़ करें उसने प्लांट लगा लिया, कोई उसमें फायर एक्सटिंग्विशर का कोई फायर से मुताल्लिक लड़ने का कोई सिस्टम ही नहीं है उसके अंदर,
कोई ज़रा सी भी फायर लग जाए वहाँ पे, पूरा प्लांट ख़त्म। एक बात कर रहा हूँ, पूरा प्लांट आपका। तो भाई वो यही कह रहा है कि भाई आपने रिस्क मैनेज तो करते हैं आप उसमें देखते तो कि कौन से ऐसे रिस्क हैं, आइडेंटिफाई तो करते आप उस सिचुएशन को, वो इवेंट्स तो देखते आपने ऐसे ही आपने काम कर दिया, और लेकिन उससे मुताल्लिक आपने ये नहीं देखा कि इसके साथ कौन से ऐसे रिस्क हैं जो एसोसिएटेड हैं। आप उनको आइडेंटिफाई करते, आप मेजर करते, असेस करते उनको, आप उनको मैनेज करते, कुछ कुछ उसके आप पॉलिसीज़ बनाते। जैसे यही है, आप कोई फायर एक्सटिंग्विशर का प्रोसेस स्ट्रक्चर बनाते, किसी कंपनी से आप बात कर रहे थे, पूरा सिस्टम इंस्टॉल करते, आपने बना तो दिया, आपने आपने एक प्रोजेक्ट बना तो दिया, लेकिन आपने उससे रिलेटेड रिस्क तो असेस ही नहीं किया। आप ऐसे ही चलेगा इसके अंदर। अब आपसे क्या हुआ, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव नहीं हुआ, क्योंकि आपने रिस्क असेसमेंट ही नहीं की, रिस्क मेजर ही नहीं किया आपने। आपने बस इनिशिएशन ले ली, आप तो बस आपने फ़ौरन जो है वो प्रोजेक्ट बना तो लिया, लेकिन आपने उसके रिस्क असेस नहीं किया। तो ये हो गई रिस्क मैनेजमेंट। हमने गवर्नेंस देख ली, हमने रिस्क मैनेजमेंट देख ली। अब हम देखते हैं कंट्रोल प्रोसेसेस को। चलिए, कंट्रोल प्रोसेस, द पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड एक्टिविटीज डिजाइन एंड ऑपरेटेड टू मैनेज रिस्क टू बी विद इन द लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिस्क टॉलरेंस। अब वो कह रहा है कि भाई कंट्रोल प्रोसेसेस जो है ना, वो पॉलिसीज़ का नाम है, वो प्रोसीजर्स का नाम है, वो एक्टिविटीज़ का नाम है, जो कि डिज़ाइन किए गए हैं या ऑपरेट करते हैं जो कि इन रिस्क को मैनेज करें। ये जो ऊपर हमने रिस्क देखे ना, जो हमने सिचुएशंस से, जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी रिस्क हमने आइडेंटिफाई करने, अब उसको मैनेज करने के लिए भी तो कोई चीज़ चाहिए, वो कंट्रोल है। कोई भी पोटेंशियल इवेंट, कोई भी ऐसा रिस्क जिससे कंपनी के ऑब्जेक्टिव सफ़र कर जाएं, उसको बचाने के लिए जो चीज़ है ना, हमें कंट्रोल चाहिए। रिस्क को बचाने के लिए हमें कंट्रोल चाहिए। सही है जी। तो कोई भी जहाँ रिस्क होगा वहाँ कंट्रोल भी होना चाहिए, वरना सिर्फ रिस्क का क्या करें हम, कंट्रोल भी होना चाहिए। तो उन रिस्क को कंट्रोल करने के लिए जो चीज़ें ना, उसके लिए हमने कंट्रोल के प्रोसेस बनाने हैं कंपनी के। तो ये तीनों चीज़ें ना साथ चलें, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंट्रोल प्रोसेस, और इनके ऊपर ओपिनियन देना, इन तीन चीज़ों के ऊपर, इनकी एफिशिएंसी बढ़ाना। ठीक है जी। ऐड वैल्यू करना, ये इंटरनेट का काम है। और जब ये सब चीज़ें होंगी तो अल्टीमेटली कंपनी के ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई होंगे, वही अचीव होंगे। तो ये अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है, इसमें लिखा हुआ है विद इन द लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिस्क टॉलरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट जुमला, रिस्क टॉलरेंस। अच्छा, इसकी एक मिसाल ऐसी है रिस्क टॉलरेंस की कि कंपनी एक नया प्रोडक्ट निकाल रही है, ठीक है, और वो कह रही है कि भाई इसके ऊपर ना हमें मैक्सिमम हमारा जो रिस्क है ना, जो एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंस है, वो हम $5,000 हम लगा हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। हम $5,000 हमारा टॉलरेंस लेवल है। अगर $5,000 की एडवर्टाइजमेंट तक ये प्रोडक्ट चल गई, ठीक है, तो कोई मसला नहीं, हम 5,000 नुकसान भी उठा लेंगे भाई। लेकिन अगर हमारा प्रोडक्ट चल गया, सही चल गया, ये हमारा रिस्क टॉलरेंस लेवल है। लेकिन अगर ये फॉर एग्ज़ाम्पल 5,000 से ऊपर चला गया, फिर भी हमारी प्रोडक्ट नहीं उठती, तो अभी हमारे टॉलरेंस लेवल से आगे चला गया। वो मतलब हमें काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए जो हम थोड़ा बहुत अपना नुकसान कर लेंगे, वो हम कह रहे हैं ठीक है रिस्क टॉलरेंस लेवल। लेकिन क्यों करते हैं ये, क्यों नुकसान कर रहे हैं हम, बिगर ऑब्जेक्टिव्स के लिए। जाहिर सा है, अब हमारी प्रोडक्ट चल गई, हमारी सेल ज़्यादा होगी, फॉर एग्जांपल 5,000 के एडवर्टाइजमेंट पे हमारी 100,000 की सेल हो गई, तो भाई वो 5,000 निकल गए ना, तो निकल गए, फिर भी प्रॉफिट बच गया हमारा। तो ये है वो रिस्क टॉलरेंस लेवल का मकसद। और ये हमारे जो भी कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब हमें उस ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क टॉलरेंस लेवल्स को देखते हुए काम करना है हमने। अब ठीक है, तो ये है मुख्तसर इंटरनल ऑडिट का इंट्रोडक्शन, और उसमें जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थी, वो भी हमने देखी। अगली वीडियो के अंदर हम इंटरनल ऑडिट के डोमेन्स के बारे में बात करेंगे, और भी बहुत से मल्टीपल टॉपिक्स, एक्सटर्नल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट का डिफरेंस देखेंगे। और भी हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम क्या उनके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।